एवरीबॉडी। हमारा आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट लेक्चर नंबर 2 हमारा डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक अपना कि प्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन सेकेंडरी स्कूल कि माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र का क्या स्थान है। कि जो हमारे माध्यमिक स्कूल है उसके अंदर हम जो अर्थशास्त्र विषय पढ़ते हैं उसका क्या स्थान है। यदि हम बात करें सेकेंडरी स्कूल की कि सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है उसका क्या स्थान है, वो किस रूप में पढ़ाया जाता है। इसके लिए जरूरी क्या है कि यदि हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम इस विषय को पढ़ाते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय को हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं और इस विषय के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे दूसरे विषय हैं इंक्लूडेड करके, जैसे हमारा अर्थशास्त्र, इसके अलावा राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, इन सब विषयों को इस विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। देखिए कि यदि कोई भी बच्चा 10th तक अपनी पढ़ाई करता है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो जब हम सामाजिक विषय को इसके अंतर्गत पढ़ाते हैं और इस विषय के अंदर हम सभी विषयों का ज्ञान देते हैं, जिसके अंदर हम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास, इन सभी विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो इन सभी विषयों की जानकारी 10th तक हर बच्चे को हम दे देते हैं। लेकिन यदि हम बात करें +1 11वीं कक्षा की, तो उसके अंदर हम जो अर्थशास्त्र विषय है वो अलग पढ़ाते हैं, राजनीति शास्त्र जो विषय है वो अलग पढ़ाते हैं, भूगोल विषय वो अलग पढ़ाते हैं और हमारा जो इतिहास जिसे हम हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, इस विषयों को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें किसी भी राष्ट्र की जो धरोहर के रूप में हम जानते हैं कि हमारी जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक वो राष्ट्र क्या है वो मजबूत नहीं हो सकता। देश की प्रति व्यक्ति आय यदि कम हो गई तो राष्ट्र की भी जो आय है वो भी कम होगी। यदि प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है वो बढ़ गई तो देश की जो राष्ट्र की आय है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान देना, राजनीतिक शास्त्र के बारे में ज्ञान देना, भूगोल के बारे में ज्ञान देना और इतिहास के बारे में ज्ञान देना, ये तो उसके दैनिक जीवन के लिए एक जरूरत है। लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण उनकी जरूरत है कि किस विषय का उनको ज्ञान दिया जाए, तो उसके अंदर जो है वो है हमारा अर्थशास्त्र कि इकोनॉमिक्स जो विषय है वो किस प्रकार से हम उस बच्चे को जानकारी दें ताकि हम उसके लाइफ के अंदर, उसके दैनिक जीवन के अंदर एक उज्जवल भविष्य की कामना करें उसके माध्यम से। वो कैसे? क्योंकि जब हम उस बच्चे को इकोनॉमिक्स के माध्यम से, अर्थशास्त्र विषय के माध्यम से ये जानकारी प्रदान करेंगे कि आप अपने किसी भी प्रकार की 10th की शिक्षा लेने के बाद कोई भी बिजनेस करते हैं, कहीं भी छोटी मोटी कुछ जॉब करते हैं, तो उससे संबंधित क्या है कि उसे इतनी की जानकारी होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से बच्चा अगर अपना कोई बिजनेस करता है, अपनी कोई शॉप करता है, तो उसके अंदर बच्चे को हिसाब करना आना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि यदि हम दैनिक जीवन के अंदर देखते हैं कि जब हम बच्चे को पहली बार किसी क्रच के अंदर या आंगनवाड़ी के अंदर भेजते हैं, तो उसके अंदर हम क्या मानते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर, ये प्री प्राइमरी जो स्कूल है वो हम 5 वर्ष के 5 ईयर के बच्चों के लिए हम ये मानते हैं कि 5 वर्ष तक हम प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे को भेजते हैं। उसके बाद यदि हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन के बाद, सेकंड ऑप्शन में एलिमेंट्री, हमारी एलिमेंट्री
किसमें, जिसके अंदर हम एलिमेंट्री की जो हमारी 5 साल से लेकर 14 ईयर तक कि 5 साल का बच्चा है और 14 साल तक अपनी जो एजुकेशन प्राप्त करता है, वो बच्चा हम इसको क्या मानते हैं कि 8वीं तक, किस कक्षा में, कि बच्चा अपनी प्राइमरी की कक्षा 6 साल का बच्चा यदि किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो अपनी 5वीं तक की पढ़ाई तो वो 11 साल का हो जाता है। 11 साल के बाद यदि वो 6 से लेकर 8 तक अपनी पढ़ाई करता है तो वो 14 ईयर तक हो जाता है, तो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस दौरान जब हम 6 से 8 क्लास की पढ़ाई शुरू करते हैं, उसकी अपर मिडिल की शुरू करते हैं, तो वहां से हमारी शुरुआत होती है सामाजिक अध्ययन विषय की। तो जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस विषय के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र का जो विषय है वो पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेज जो आती है उसके अंदर हम देखते हैं कि माध्यमिक सत्र के अंतर्गत हमारा सेकेंडरी लेवल में हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी लेवल के अंदर जो एज निर्धारित की गई है वो 14 से 70 ईयर तक की गई है। इस सेकेंडरी लेवल के अंदर हम 9th और 10th कक्षा जो आती है या हम +1 +2 के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर हम अर्थशास्त्र विषय इस प्रकार से बच्चे की जानकारी विकसित कर देते हैं ताकि समाज में रहते हुए और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए इसे किसी प्रकार की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो हम आज बात कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र विषय है वो स्कूलों में उसको किस स्थान में लेकर पढ़ाया जाता है, तो वो क्यों जरूरी है, ऐसे क्या कारण है कि हमारा इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र का विषय है वो एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है बच्चों के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि हम बच्चे के अंदर आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता विकसित करना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता, क्योंकि जब तक आप बच्चे को अर्थशास्त्र का ज्ञान देंगे, बच्चे को अपने अकाउंट के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, अपने बैलेंस के बारे में, दैनिक जीवन की क्रियाओं के बारे में, जो भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन जितना भी होगा उसके अंदर बच्चे को सुचारू रूप से जानकारी होना जरूरी है। और यदि बच्चे को खुद को जानकारी है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और बच्चा आत्मनिर्भर बनता है। उसके अंदर कि बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है, जब अपना हिसाब करता है, बच्चा कहीं जॉब करता है तो उसके अंदर खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो 10th तक या +1 +2 के अंदर जो अपने इस विषय को पढ़कर आया है उसके माध्यम से बच्चे के अंदर इतनी जानकारी, इतना मनोबल बच्चे का बढ़ जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या करता है कि अपना दैनिक जीवन की क्रियाओं के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के साथ अपना व्यवहार करता है। तो इसलिए यह माना जाता है कि इसलिए जो अर्थशास्त्र का हमारा माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाए जाने का उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे का आत्मविश्वास इंप्रूव किया जाए। दूसरी बात करते हैं कि दैनिक जीवन के अंदर क्यों जरूरी है। अब दैनिक जीवन में जो हमारा दैनिक जीवन में क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में हम सुचारू रूप से लागू करना। हम क्या देखते हैं कि जब हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं या दैनिक जीवन, क्योंकि जब बच्चा एडोलसेंट अवस्था में है कि 10 साल से लेकर उसकी 15 साल की एज है तो उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एडोलसेंट अवस्था क्रॉस करता जाता है, 20 साल का हो गया या 25 साल का हो जाता है, तो उसे अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने घर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए सुचारू रूप से उसके अंदर दैनिक क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर दैनिक जीवन की शुरू हो जाती है, तो वो घर का संभालना है, किसी के साथ पैसे का लेन देन करना है। तो जब तक दैनिक जीवन की क्रियाएं होंगी धीरे धीरे करके उसके अंदर, उसके जीवन के अंदर वो लागू हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर ये बात प्रयास किया गया है। हमारे जैसे कि 1952 के अंदर जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन
आयोग बनाया था उसने इस बात पर बल दिया था कि भारत देश के अंदर ऐसे विषयों को लागू किया जाए जिसके अंदर हम बच्चे को प्रैक्टिकली ज्ञान दे सके। उसके बाद हमारी एनपीई 1986 की नीति लागू की गई, उसके अंदर भी इस बात पर जोर दिया गया कि भारत देश के अंदर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जैसे जो विषय है हमारे वाणिज्यिक विषय हैं उनको दैनिक जीवन में बच्चों की पाठ्यक्रम के अंदर उन चीजों को लागू किया जाए। तो इसलिए इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारे माध्यमिक स्कूलों के अंदर इन विषयों को लागू करके बच्चों को जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे इन विषयों को अर्थशास्त्र जैसे जो विषय हैं उनको किस आधार पर देश के अंदर स्कूलों के अंदर बढ़ावा देना चाहिए। मौलिक चिंतन का विकास करना। बच्चों के अंदर क्या है कि जब तक हम मौलिक रूप से मौलिक चिंतन का विकास, कि यदि आप लोग बच्चों के अंदर मौलिक रूप से क्या है कि जब तक बच्चे के खुद के अंदर इस प्रकार का चिंतन नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, डिस्कस नहीं करेगा कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो चीज की जरूरत है तो बच्चे के अंदर उस समस्या को हल करने के लिए बच्चे के अंदर खुद के अंदर इस प्रकार के चिंतन का विकास नहीं होगा, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये विकास कैसे हो सकता है? जब तक हम अर्थशास्त्र जैसे विषयों की उसे शिक्षा नहीं देंगे तब तक बच्चों के अंदर इस प्रकार के विषयों का विकास नहीं हो सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का अध्ययन कि हमारे कौन कौन से विभिन्न प्रकार के हमारे जो व्यवसाय हैं, विभिन्न व्यवसाय का ज्ञान, कि यदि आप लोग ज्ञान देना हमारे लाइफ के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 10th पास करने के बाद आगे पढ़ाई करे, लेकिन हो सकता है कि यदि फैमिली के सक्षम ऐसे हो जाते हैं कई बार कि बच्चा उसके फादर यदि किसी प्रकार की शॉप करते हैं तो उस शॉप के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और अपना बिजनेस और बढ़ा लेता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अलग अलग हमारा प्रोफेशन हो सकता है कि आप लोग एक शॉप से किसी फैक्ट्री को बढ़ा सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री आपके कपड़े की भी हो सकती है, अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी औजार बनाने की हो सकती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं, इन व्यवसायों के अंदर बढ़ावा तभी हो सकता है कि यदि आप बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा की जानकारी देते हैं। क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो हमारी फैक्ट्रीज लगाई थी तो उनको क्या करते थे, उन फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए जिस भी स्टाफ की जरूरत होती थी तो वो इंग्लैंड से लेकर आते। एक तो उनको सैलरी अच्छी देनी पड़ती, सेकेंडली उनको आने जाने का उनका खर्चा था वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जिसके माध्यम से उन्हें कम सैलरी में भी कर्मचारी उपलब्ध हो जाए और जो उनको आने जाने का खर्चा देना पड़ता था वो भी ना देना पड़े। तो इसलिए लेकिन उनकी उस शिक्षा के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी कि यदि अंग्रेज वो हमारे देश के अंदर स्थापित की गई कारखानों के अंदर भारतीयों को काम करवाना चाहते थे, लेकिन उस काम के बारे में जानकारी नहीं दी गई जिस काम के लिए उनको शिक्षा दी जाती थी। तो क्योंकि हर काम प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि यदि हम बात करें कि अगर आप बिजनेस के अंदर जाना चाहते हो तो आपको MBA जैसी डिग्री लेनी होगी। उसी प्रकार से यदि आप किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अकाउंट सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार की अकाउंट से संबंधित शिक्षा देनी होगी। इसके अलावा यदि आप बात करें कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की शिक्षा लेनी होगी। तो इसलिए हमारे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए आप इस विषय को महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कहता है कृषि की अर्थव्यवस्था समस्या को सुलझाने के लिए अब हमारा भारत देश जो है वो 70% कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि अर्थव्यवस्था वो कैसे, अब कृषि एक समय था जब एक अनपढ़ किसान के द्वारा कृषि की जाती और अपनी फसल अनाज मंडी में लाई जाती और जितना बेच दिया उसे कुछ नहीं बताता था
उस पूंजीपति के द्वारा जितनी उसको पेमेंट दी जाती थी तो उसको बता दिया था कि इतनी फसल हुई है और इतनी आपकी पेमेंट है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इस बात को भली भांति समझ रही है कि कितनी हमारी फसल है, क्योंकि फसल को हम केजी के रूप में काउंट करते हैं। उसकी वैल्यूज क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसकी मजदूरी कितनी में लगी, इन सब चीजों का ब्यौरा देने के बाद आपका बाकी पेमेंट कितना बचा, इस प्रकार की हम जानकारी जब लेते हैं। क्योंकि आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा किसान है, क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और कृषि को हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कारण क्या है, क्योंकि कृषि के माध्यम से ही हमें जो कच्चा माल है वो प्राप्त होता है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए फैक्ट्रियों के माध्यम से उस कच्चे माल को अच्छे माल के रूप में, वास्तविक माल के रूप में तैयार किया जाता है और उसे मार्केट में लाया जाता है। तो इसलिए कृषि क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और इस अर्थव्यवस्था से संबंधित हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती हैं और समस्याओं का समाधान भी तभी हो सकता है यदि आप अपने विषय के बारे में जानकारी रखते हैं। यदि किसान अनपढ़ है और आपको अपनी फसल बेचते हुए किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप नहीं कर सकते, तो उसका समाधान नहीं कर सकते। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि जब एक पूंजीपति 100 रुपए की लकड़ी खरीदता है, 50 रुपए वो कारीगर को पे करता है और उससे एक चेयर बनवाता है, तो लागत मूल्य क्या हुआ आपका 150 रुपए, और उस कुर्सी को 300 रुपए के वैल्यू में बेचा गया, 150 रुपए उसकी लागत थी, तो 150 रुपए जो प्रॉफिट कमाया वो किसने लिया, वो पूंजीपति के द्वारा लिया गया। किसान फसल उगाता है, वो बेचता है, लेकिन उसके ऊपर जो ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है वो पूंजीपति के द्वारा ही कमाया जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का नाम दिया था। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की जो समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं उनका समाधान करना होगा। तो इसलिए इस विषय की जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जीवन की आर्थिक समस्याएं, जीवन की आर्थिक समस्याएं कैसी हैं कि यदि आप हमारे जीवन की जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जीवन की आर्थिक समस्याएं। अब जीवन की आर्थिक समस्याएं किस प्रकार से हैं, क्योंकि आप दैनिक जीवन के अंदर कार्य करते हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, तो इसके अंदर हमारे दैनिक जीवन के अंदर व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपने 5 लाख रुपया खर्च किया एक बिजनेस के ऊपर या एक शॉप के ऊपर। एक वर्ष के अंदर आपने कितना बिजनेस किया, कितना अपनी शॉप पे काम किया, और उसके बाद एक वर्ष के अंदर यदि आपको 5 लाख की बजाय 4 लाख रुपए बच रहा आपके पास, इट मीन आपने 1 लाख रुपए किया कि आपको लॉस हो गया। उसी प्रकार से दैनिक जीवन के अंदर हम यदि देखते हैं कि कोई भी बिजनेस किया जाता है, कोई भी शॉप की जाती है, किसी प्रकार का किसान के द्वारा काम किया जाता है, तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि जितने आपने इन्वेस्टमेंट की, जितनी आपकी लागत मूल्य रहा, उसके बाद 1 ईयर के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप इस चीज को ध्यान में रखकर नहीं चलेंगे तब तक आप अपनी आर्थिकता को नहीं बढ़ावा दे सकते। तो इसीलिए इन प्रकार की जो समस्याएं आती हैं तब आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो लॉस हुआ 1 साल के अंदर वो क्यों हुआ, उसका समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हम अन्य देशों की जानकारी, अन्य देशों की जानकारी, क्योंकि यदि हम बात करें अन्य देशों की जानकारी, वो कैसे, अन्य देशों का ज्ञान कि ज्ञान देना कि हम अर्थशास्त्र के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि हम अपने भारत देश की बात करें, इंडिया का जो व्यापार है ज्यादातर है वो हमारा रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और रूस के साथ हम आयात निर्यात करते हैं।
कई बार किसी भी प्रकार से, जैसे भारत के अंदर चाय ज्यादा उगाई जाती है, तो चाय भारत दूसरे देशों के साथ भेजता है और वहां से जिस चीज की जरूरत होती है उसे व्यापार के माध्यम से उन चीजों देशों से वो मंगवाता है। तो अर्थशास्त्र के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरे देशों के साथ हमारा जो व्यापार हो रहा है वो कितने प्रतिशत हो रहा है, भारत को कितने प्रतिशत जो माल है, कच्चा माल या दूसरा माल है, वो कितने प्रतिशत दूसरे देशों से मंगवाने की जरूरत है। तो वो हम इस अर्थशास्त्र के माध्यम से ही जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जीवन का संतुलित ढंग। जीवन का संतुलन वो कैसे, जीवन का संतुलन ढंग कि आप लोग अपने जीवन को संतुलित रूप से बनाए रखना चाहते हैं। जैसे हमने बात की थी कि यदि आपने कोई बिजनेस किया तो वो बिजनेस के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो उसके माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जीवन के अंदर आप संतुलन कैसे बना सकते हो। आपकी दैनिक खर्च आपका कितना है और आपकी दैनिक आमदन कितनी है आपकी। अब यदि ये दोनों सुचारू रूप से चल रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर जो संतुलन है वो पूर्ण रूप से बना हुआ है, क्योंकि इसके माध्यम से देखते हैं कि यदि आप दैनिक जीवन के अंदर खर्चा ज्यादा है और आपकी आमदन कम है तो आपके लिए एक प्रकार की समस्या है। और यदि आपकी आमदन अच्छी है और उसका खर्चा भी आप कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपके पास सेविंग है तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो इसलिए दैनिक जीवन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर संतुलन बनाए रखना ये हमारे लिए जरूरी है। अब जीवन के अंदर हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की सफलता। अब सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यदि आप एजुकेटेड हो और आपने ऐसे विषयों का ज्ञान अर्जित कर रखा है, अर्थशास्त्र जैसे विषयों का, तो आप जीवन के अंदर सफल होना चाहते हो, एजुकेटेड हो, तो दैनिक जीवन के अंदर हम देखते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार का मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं। आप अगर महीने की आपकी 30 डेज के अंदर आपकी आमदनी 30,000 है तो इट मीन्स आपकी द्वारा की गई पढ़ाई, आपके द्वारा की गई मेहनत आपके जीवन की सफलता की ओर आपको अग्रसर कर रही है। लेकिन यदि आप अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं और अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के पास इतना नहीं कमा सकते, तभी आप ये मानिए कि आप अपने जीवन की सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो रहे। तो इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है कि दैनिक जीवन की सफलता के लिए आपका इन चीजों का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाए कि यदि हम अपने विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं तो वो किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर वृद्धि कर सकता है। विषयों में रुचि विकसित करना, कि विषय में रुचि विकसित करना, कि यदि आप इन विषयों के अंदर अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस सेकेंडरी लेवल की हम बात कर रहे हैं तो यदि आपका शुरू से ही इन विषयों के अंदर अर्थशास्त्र विषय के अंदर यदि आपका इंटरेस्ट आपकी रुचि बन जाती है तो आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों के अंदर इस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं हमारी उनके अंदर अपनी रुचि लेना प्रारंभ कर दोगे। यदि आप शुरू से ही इस विषयों के अंदर रुचि नहीं लेते तो आप आने वाले समय के अंदर फ्यूचर के अंदर इन विषयों के अंदर अपनी रुचि को विकसित नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप अपने दैनिक जीवन की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसे विषयों का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए क्या है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बने, आप अच्छे एक शॉपकीपर बने, आप अपने दैनिक जीवन को सफल बनाने के लिए इस प्रकार की अपनी जानकारी अपना ज्ञान बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर जब आप लोग इन विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं
तो आपसे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो दूसरा बिजनेसमैन आपसे एडवाइस लेता है कि मैं अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाऊं, सक्सेसफुल कैसे हूं, तो आप इस लायक बन जाते हैं कि आप दूसरों को सजेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब तक आपको अपने माध्यमिक लेवल पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे विषयों की जानकारी, ऐसे विषयों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन की ओर अच्छा अग्रसर नहीं हो सकते। तो ये था आपका टॉपिक पैलेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन सेकेंडरी लेवल की माध्यमिक सत्र के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका अर्थशास्त्र का स्थान दिया गया है। थैंक यू।